देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 पॉइंट चार्जेस, हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज हैं इस तरीके से। 2 पॉइंट चार्जेस Q and 3Q are kept at a distance small d apart in air। तो आपने पहला सेंटेंस पढ़ा और उस पहले सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपने तुरंत क्या करना है, डायग्राम बना लेना है। तो पहले सेंटेंस को पढ़ने के बाद तुरंत अब हम डायग्राम बनाएंगे। देखिए किस तरीके से हमारा डायग्राम बनना है, हम यहीं पे डायग्राम बना लेते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि हम जो चार्ज हैं उन चार्जेस को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा चार्ज Q है और यहाँ पर हमारा चार्ज जो है वो 3Q है, इस तरीके से। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी आपको दे रखी है, यानी कि ये टोटल डिस्टेंस हमारी स्मॉल डी है। ठीक, तो ये पहली लाइन हमने पढ़ी और उस पहली लाइन को पढ़ने के बाद हमने उसका डायग्राम आपको बता दिया। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी, मुझे जहाँ तक पूरी उम्मीद है। ठीक है, अब इसके आगे अगर हम बढ़ें तो ये जो फर्स्ट लाइन हमने बताई, इस फर्स्ट लाइन के बाद अब हम आते हैं सेकेंड लाइन पर। तो सेकेंड लाइन हमसे क्या कह रही है, सेकेंड लाइन ये कह रही है कि ए थर्ड चार्ज कैपिटल Q इज केप्ट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। यानी कि एक थर्ड चार्ज है जिसको रख दिया गया है दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन पर। क्योंकि दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन पर रखा गया है तो मान लेते हैं कि जो थर्ड चार्ज हमारा है जो कि कैसा है, कैपिटल Q है, तो ये मान लेते हैं कैपिटल Q चार्ज है और दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन पर रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है, इसकी एक तरफ की जो डिस्टेंस दी गई है वो x दी गई है। तो ये एक तरफ की डिस्टेंस आपकी x है और जो बच गई डिस्टेंस वो हो गई d माइनस एक्स। ठीक, यहाँ तक की बात एकदम क्लियर हो गई होगी सभी को कि एक तरफ से हमने अगर डिस्टेंस x मान ली है तो दूसरी तरफ से डिस्टेंस ऑटोमेटिक d माइनस एक्स हो जाएगी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो यहाँ तक की बात हमने समझ ली। अब इसके आगे क्या कह रहे हैं, जितना हम पढ़ते जा रहे हैं देखिए उसी का हम बराबर डायग्राम बनाते जा रहे हैं। अब इसके आगे की कहानी सुनिए। आगे की कहानी क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है कि नेट फोर्स, इसके आगे ही दिया हुआ है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q, यानी कि Q चार्ज एंड 3Q, और 3Q चार्ज पर जो फोर्स है वो 0 है। यानी कि जो आपको गिवन है वो मैं साइड में लिख देता हूँ कि फोर्स अगर हम स्मॉल q पर देखें तो वो भी 0 है और अगर हम फोर्स 3Q पर देखें तो वो भी क्या है, 0 है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब जितना क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है उसे क्वेश्चन को हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि हम हमारा टारगेट ये वाला जो है, जो पहला चार्ज दे रखा है Q, इसको हम मान रहे हैं टारगेट। क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से जो स्मॉल Q चार्ज है ये देखिए इस पर फोर्स क्या है, 0। तो हमने इस स्मॉल Q को टारगेट किया और अब ये कैपिटल Q इस पर फोर्स लगाएगा और ये 3Q भी इस पर फोर्स लगाएगा। तो टोटल इस पर कितने फोर्स लगेंगे, 2। ठीक बात, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम फाइंड करने जा रहे हैं चार्ज Q पर जो फोर्स लगाया कैपिटल Q ने। ध्यान से समझेंगे, फार्मूला आपको याद है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q कैपिटल Q, ये हो गया आपके Q1 और Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो स्मॉल Q से आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर हम चूंकि फोर्स स्मॉल Q और कैपिटल Q के बीच में निकाल रहे हैं तो ये रहा आपका स्मॉल Q, ये रहा कैपिटल Q और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है x। ठीक, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस ली जाएगी वो क्या होगी, x। तो हम लिख देते हैं x स्क्वायर। तो इस तरीके से फोर्स आपके स्मॉल Q पर जो कि कैपिटल Q ने लगाया है। फिर से क्या करना है अब हमें, इसी स्मॉल Q पर अब फोर्स लगाएगा 3Q। ठीक, तो फिर से फार्मूला वही, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q इंटू 3Q अपॉन, और अब फिर से देखिए डिस्टेंस। तो हम फोर्स किसके बीच निकाल रहे हैं, स्मॉल q और 3Q के बीच। तो पहुंच जाइए स्मॉल q पर,
ये देखिए, ये स्मॉल क्यू है, ये 3Q है, तो स्मॉल क्यू से और 3Q तक की ये पूरी डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई, स्मॉल डी। तो यहाँ पर अब हम लिख लेते हैं क्या, स्मॉल डी। ठीक है, तो अगर यहाँ पर स्मॉल डी है तो स्मॉल डी का स्क्वायर ये आ गया। तो हमने यहाँ पर अभी तक ये समझ लिया कि जो स्मॉल क्यू है उस पर टोटल 2 फोर्स लग रहे हैं, एक कैपिटल क्यू लगा रहा है और एक 3Q लगा रहा है। क्योंकि कंडीशन के हिसाब से ये जो कंडीशन आपको दे रखी है कि जो स्मॉल क्यू है उस पर चार्ज 0 है, और वो 0 तब होगा जब ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल होंगे। तो इन दोनों फोर्सेस को हम क्या करने वाले हैं, इक्वल करेंगे। तो चलिए इक्वल कर लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और इधर क्या मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू 3Q और अपॉन डी स्क्वायर। ठीक, अब काटापीटी का नंबर है, इसको सॉल्व करना है बस केवल सिंपल सा। तो इससे ये पूरा कैंसिल हो गया, स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू कैंसिल हो गया, बस इतना ही हुआ, इसके अलावा कुछ नहीं। तो अब इसके आगे हम क्या ले सकते हैं, इसके आगे हमारे पास जो आया क्या आ गया, Q अपॉन एक्स स्क्वायर, और इधर आ गया 3Q अपॉन डी स्क्वायर। ठीक, तो अभी देखिए हमने फर्स्ट कंडीशन सॉल्व कर ली जब वो कह रहा था कि स्मॉल क्यू पर जो टोटल फोर्स है वो 0 है। यहाँ तक की बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आपको दिख रहा है स्क्रीन में, ये हमारा नया क्वेश्चन है जिसे हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप यानी कि लाइन बाय लाइन पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको तुरंत एक रे डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है ना, जो डायग्राम है उस क्वेश्चन से रिलेटेड उसको आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक, जब तक हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना नहीं सीख पाते हैं तब तक कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लम बनी रहती है। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है कि हम क्वेश्चंस को पढ़ें और क्वेश्चन को पढ़ने के तुरंत बाद हम उसका डायग्राम बनाना स्टार्ट कर दें। देखिए कैसे, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि हमसे कह रहा है कि 4 पॉइंट चार्जेस, हमें 4 पॉइंट चार्जेस लेने हैं। पहला Q1 है जिसकी वैल्यू है, जिसका मैग्नीट्यूड है 2 माइक्रोकूलम। दूसरा है Q2 जिसका मैग्नीट्यूड है -5 माइक्रोकूलम। Q3 चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड है 2 माइक्रोकूलम। और एक और फोर्थ चार्ज है Q4 जिसका मैग्नीट्यूड है -5 माइक्रोकूलम। और ये जो 4 चार्जेस हैं ये लोकेट किए गए हैं, यानी कि इनको रखा गया है, कहाँ पे रखा गया है, कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ABCD, यानी कि एक ABCD स्क्वायर है जिसके कॉर्नर्स पर रख दिए गए हैं ये 4 चार्जेस। और जो आपका स्क्वायर है इसकी साइड 10 सेंटीमीटर है। इतनी चीज आपको यहाँ पर दी हुई है। चलिए बहुत बढ़िया भाई। तो एक बार फिर से देखिए, जो चीज हमने पढ़ी है अब उसको हम डायग्राम के अकॉर्डिंग भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि डायग्राम हमारा जो कह रहा है यानी कि जो लाइन कह रही है वही चीज हमारी डायग्राम भी कहती हुई नजर आनी चाहिए, क्योंकि डायग्राम और जो हमारी थ्योरी है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बात है जो आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए। चलिए देखिए कैसे हम इसका डायग्राम बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक स्क्वायर। देखिए, तो इस तरीके से मान लेते हैं कि हमारा एक स्क्वायर है, हाँ स्क्वायर ही लग रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, और अब इसमें हम चार्जेस रखने वाले हैं। देखिए ये पहला चार्ज यहाँ पर है और इसको हम बोल रहे हैं Q1। यहाँ पर हमने सेकंड चार्ज रखा हुआ है जिसको हम बोल रहे हैं Q2। यहाँ पर हमारा थर्ड चार्ज है जिसको हम बोल रहे हैं Q3। और एक चार्ज है हमारा जिसको हम बोल रहे हैं Q4। और ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा है इस स्क्वायर की नेमिंग की गई है, दैट पॉइंट इज ए,
that is your B, that is C and that is D। इस तरीके से A, B, C और D ये हमारे टोटल जो है 4 कॉर्नर्स हैं जिन पे 4 चार्जेस रखे हुए हैं, Q1, Q2, Q3 और Q4। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा उतना हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो क्या क्या कंप्लीट किया एक बार फिर से देख लीजिए बहुत जल्दी से। क्या कंप्लीट किया हमने स्क्वायर बनाया, ठीक है ना, स्क्वायर की नेमिंग कर दी। स्क्वायर की नेमिंग हम जो कर रहे हैं वो हमने यहाँ पर ए पॉइंट रखा था, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी। इस तरीके से हमने चार्जेस ले रखे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर चार्ज Q1, यहाँ पर चार्ज Q2, यहाँ पर चार्ज जो हमारा है वो Q3 और यहाँ पर जो चार्ज है वो Q4। इस तरीके से तो क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद डायग्राम बना लिया। अब इसके आगे की स्टडी करते हैं। लिखा हुआ है व्हाट इज द फोर्स, यानी कि हमको फोर्स फाइंड करना है कहां पर, ऑन ए चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम, यानी कि 2 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है जो कि कहां रखा हुआ है। कह रहा है कि प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, यानी कि जो स्क्वायर बनाया है उसके सेंटर पर आपका क्या रखा हुआ है, ये चार्ज रखा हुआ है 2 माइक्रोकूलम का। तो चलिए हम सेंटर बनाने के लिए सबसे पहले हम डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं। तो पहला डायगोनल ये हो गया और ये हो गया दूसरा डायगोनल, और इस तरीके से इन दोनों डायगोनल्स के बीच में हमारा जो चार्ज है वो इस तरीके से हम यहाँ मान लेते हैं। ये जो डायगोनल है O पॉइंट, और यहाँ पे जो चार्ज रखा हुआ है वो रखा हुआ है 2 माइक्रोकूलम। तो सेंटर पर जो चार्ज है वो है 2 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन समझ में आ गया, डायग्राम बना लिया, और अब हम उसके आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आना चाहिए कि जो हमारा टारगेट चार्ज है, कौन सा टारगेट चार्ज है, ये है जिसपे हमें फोर्स निकालना है 2 माइक्रोकूलम वाला जो सेंटर पे रखा है, ये हमारा टारगेट चार्ज है। अब इस टारगेट चार्ज पे कौन कौन फोर्स लगा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं भाई कौन कौन फोर्स लगा रहे हैं। तो सबसे पहले Q1 फोर्स लगाएगा। देखिए Q1 फोर्स लगाएगा इस पर O पर, ठीक, लगाया Q1 ने। इसी तरीके से Q2 फोर्स लगाएगा किस पर, O पर, ठीक। इसी तरीके से Q3 फोर्स लगाएगा, देखते जाइए फटाफट जल्दी से, Q3 फोर्स लगाएगा, और इसी तरीके से Q4 भी फोर्स लगाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 1 बाई 1 Q1, Q2, Q3 और Q4 सब O पर फोर्स लगाएंगे, यानी कि जो सेंटर है उस पर फोर्स लगाएंगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि O पर, यानी कि O पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ है उस पर सबने कितना कितना फोर्स लगाया। तो स्टार्ट हो जाए, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले फोर्स O पर लगाने वाला है A पॉइंट पे रखा हुआ चार्ज। O पर A की वजह से चार्ज जो रखा हुआ है वो, फार्मूला आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है। Q1 की जगह O पॉइंट पे जो चार्ज रखा है, यानी कि 2 × 10⁻⁶ Q1 इंटू Q2, और Q2 क्या है, A पर रखा हुआ चार्ज, A पे क्या रखा है, Q1 रखा है, और Q1 की वैल्यू है 2 × 10⁻⁶ अपॉन, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद आर स्क्वायर, आर क्या होता है, O से A की डिस्टेंस। तो देखिए जरा, O से A की डिस्टेंस अगर हम आपको दिखाएं तो O से A की डिस्टेंस क्या है, ये तो डिस्टेंस हुई, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम O टू A। तो ये जो डिस्टेंस है O से A तक की, ये कितनी होगी, इसको कैसे मेजरमेंट करेंगे, इसको मेजरमेंट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम की यूज करेंगे। ये हमारी साइड जो आपको दे रखी है, इसको आप देख सकते हैं, ये जो साइड दी हुई है वो कितनी है, 10, ये 10 है और ये 10 है। तो पाइथागोरस थ्योरम से जो AC है, AC दैट विल बी 10√2, AC 10√2 हो जाएगा। इस तरीके से जो AO है, AO दैट विल बी AC/2, क्योंकि AC की आधी डिस्टेंस है, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 5√2। तो यहाँ पर हमें चाहिए AO, यानी कि ये आ जाएगा 5√2, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो इसको 10⁻⁻² में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो Q1 चार्ज है उसने O पर रखे हुए
2 माइक्रोकूलम चार्ज पे कितना फोर्स लगाया। यहाँ तक की बात आपको समझ में जरूर आई होगी। अब इसी तरीके से इसी सीक्वेंस में अब हम फिर से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरीके से फोर्सेस हमारे एप्लीकेबल हो रहे हैं, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। अब हम चाह रहे हैं कि हम फोर्स निकालें किस पर, हम फोर्स निकालना चाह रहे हैं ओ पर, जो कि लगाएगा Q2। तो देखिए Q2 जब फोर्स लगाएगा ओ पर तो इस तरीके से लगाएगा, ध्यान से देखिए Q2 ओ पर इस तरीके से फोर्स लगा रहा है। हम लिखने जा रहे हैं तो हम लिखेंगे फोर्स ओ पर लगाने वाला है Q2, Q2 यानी कि बी पॉइंट। ठीक, फिर से फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, तो O और B के अलावा आपको किसी पॉइंट पे ध्यान नहीं देना है। तो O पॉइंट का चार्ज कितना है, O पॉइंट का चार्ज है 2 × 10⁻⁶। ठीक, और B पॉइंट का चार्ज क्या है, B पॉइंट का चार्ज है 5 × 10⁻⁶। माइनस साइन नहीं लेंगे, माइनस साइन क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि माइनस साइन या प्लस साइन वेक्टर्स केस में नहीं लिया जाता। ठीक है, एंड डिवाइड कर देंगे हम किससे, डिवाइड करेंगे O से B तक की डिस्टेंस को। तो अगर हम O से B तक की डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस O से B तक की है, और आपको पता है ये डिस्टेंस भी AO के बराबर ही होगी, यानी कि इसकी वैल्यू भी 5√2 ही होगी। तो हम यहाँ पर बगैर देर लगाए लिख देते हैं 5√2 × 10⁻⁻2, और ये भी होल स्क्वायर हो गया। ठीक, तो इसका मतलब O पॉइंट पर A ने फोर्स लगाया, यानी कि ये वाला स्टेप, और उसी O पॉइंट पर B ने फोर्स लगाया। अब क्वेश्चन को अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद हम ये समझ जाएंगे बड़े आराम से, क्या समझ पाएंगे कि जितनी वैल्यू हमारी Q1 चार्ज की है, Q1 चार्ज की जो वैल्यू है वही वैल्यू है Q3 की, यानी कि Q1 और Q3 दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक, इसी तरीके से जो Q2 है और जो Q4 है, इन दोनों की वैल्यूज भी क्या है, सेम है। ठीक, तो जब वैल्यू सेम है तो इसका मतलब फोर्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो इतना ही फोर्स जितना ये है उतना ही O पर, क्योंकि A पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है उतना ही C पर रखा हुआ है, तो C के बराबर हो जाएगा, और यही फोर्स जो O पर है वो इक्वल हो जाएगा D के। ठीक, तो यहाँ तक की बात हमने आपको समझाई, एंड आई होप कि आपको समझ में आया हो। जिन लोगों को समझ में नहीं आया है, ठीक है, उनके लिए मैं एक बार फिर से जो है पूरा बात को रिपीट करता हूँ, पूरी चीज को, ताकि उनको समझ में आ जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी हैं, लेकिन एक बार इसको रिपीट कर देंगे तो ये चीज बहुत आराम से सभी के समझ में आ जाएगी। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक स्क्वायर बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक स्क्वायर है। तो हमने बगैर डिले किए एक स्क्वायर बना लिया। स्क्वायर बनाने के बाद हमसे कह रहा है कि डायगोनल ले लीजिए, क्योंकि हमें उसका सेंटर चाहिए, तो हमने डायगोनल ले लिया और इसका सेंटर। ठीक, इसके बाद वो कह रहा है कि जो टर्मिनल्स हैं वो टर्मिनल्स हैं A, B, C और D। तो हमने यहाँ पर C और यहाँ पे D लिख लिया। जितना चार्ज A पर है Q1 उतना ही चार्ज C पर है, जिसको बोल रहे हैं Q3, और जितना चार्ज B पर है Q2 उतना ही चार्ज D पर है, जिसको हम बोल रहे हैं Q4। केवल प्लस माइनस साइन का अंतर है, प्लस माइनस साइन से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक, सेंटर पर आपका चार्ज रखा हुआ है O पॉइंट पर 2 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम O पॉइंट पर A पॉइंट पर रखे चार्ज की वजह से फोर्स निकालना चाहते हैं, तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सिर्फ ध्यान किस पे देना है, हमें सिर्फ O पॉइंट पे ध्यान देना है और A पॉइंट पे ध्यान देना है, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं देखना है। तो O पॉइंट पे चार्ज कितना रखा है, 2 × 10⁻⁶। ठीक, और A पर कितना रखा है, A पर भी रखा हुआ है 2 × 10⁻⁶, अपॉन R²। R डिस्टेंस क्या होती है, O से A तक की डिस्टेंस। तो O से A तक की डिस्टेंस अभी आपने कैलकुलेट करी थी, ये हमारा 10 था, ये हमारा 10 था, तो टोटल जो है डायगोनल हो गया 10√2, तो उसका आधा हो गया 5√2, यही तो डिस्टेंस R हो गई आपकी।
ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 5√2 सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट कर दिया, आर स्क्वायर होता है तो स्क्वायर कर दिया। जितना फोर्स ए पॉइंट पे रखे चार्ज ने ओ पॉइंट पे रखे चार्ज पर लगाया है, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं जितना फोर्स ए पॉइंट पे रखे चार्ज ने ओ पर रखे चार्ज पे लगाया है, उतना ही फोर्स सी पॉइंट पे रखा चार्ज ओ पॉइंट पे भी लगाएगा। उसका रीजन सीधा सी बात है, क्योंकि Q1 देखिए, Q1 और जो आपकी Q3 है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसलिए इतना ही चार्ज ये फोर्स जो ओ पर है वो सी लगा देगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम फोर्स ओ पर बी की वजह से फाइंड करें तो फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमें फोकस सिर्फ किस पे करना है, अब हमें फोकस सिर्फ और सिर्फ करना है इन्हीं दोनों पॉइंट पर, यानी कि ओ पॉइंट और बी पॉइंट पर। देखिए कैसे, अगर हमें सिर्फ पॉइंट ओ और बी पे फोकस करना है तो देखिए ओ पॉइंट तो ये रहा और बी पॉइंट ये रहा, ठीक है ना, तो सिर्फ ओ और बी को ही देखना है और किसी को नहीं देखना। तो ओ पे कितना चार्ज, 2 × 10⁻⁻6। बी पे कितना चार्ज, बी पे चार्ज रखा हुआ है 5 × 10⁻⁻6, ठीक है। और ओ बी की डिस्टेंस, ओ से बी तक की डिस्टेंस तो वही है 5√2 जो पहले थी, इंटू 10⁻⁻2, चूंकि सेंटीमीटर है इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इसको स्क्वायर कर देते हैं और यही फोर्स इक्वल हो जाएगा डी पॉइंट पे रखे चार्ज की वजह से। और इसका रीजन आप वही है जो पुराना हमने बताया था, क्या, कि जितना चार्ज बी पर रखा हुआ है, क्या रखा है, -5, उतना ही यहाँ पे रखा हुआ है -5। क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज रखा हुआ है, इसका मतलब दोनों पर फोर्स भी सेम होगा। तो टोटल हमारे पास कितने कितने फोर्स हो गए, 4 फोर्सेस हो गए, 4 फोर्स हमने निकाल लिया अभी तक। ठीक है ना, कौन कौन से 4 फोर्स निकाले, जरा फटाफट देख लीजिए एक बार, कौन कौन से 4 फोर्स निकाले। पहले ए पॉइंट ने लगाया ओ पॉइंट पर, नंबर 1। फिर बी ने लगाया ओ पॉइंट पे, नंबर 2। फिर सी ने लगाया ओ पॉइंट पर, नंबर 3। और डी ने लगाया ओ पॉइंट पे, नंबर 4। तो इस तरीके से टोटल 4 फोर्सेस हुए। अब क्या हम इन चारों फोर्सेस को ऐड कर दें, चारों फोर्सेस को ऐड करने पे क्या हमारा आंसर आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने पहले बताया फोर्स वेक्टर है, तो वेक्टर के लिए हमें डायरेक्शन देखनी होगी। तो चलिए अब देखने का नंबर है डायरेक्शन का। डायरेक्शन देखते हैं। डायरेक्शन देखने का सबसे आसान तरीका क्या है, देखिए, डायरेक्शन देने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहले सब पे प्लस माइनस साइन बैठा दो। Q1 पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। Q2 पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। Q3 पे कैसा चार्ज है, Q3 पर पॉजिटिव है। और जो Q4 है उस पे चार्ज नेगेटिव है। देखिए सब पे हमने प्लस माइनस साइन बैठा दिया, ये स्टेप समझ में आया होगा। और जो सेंटर पे रखा हुआ है उस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये हमें पहले से ही पता है, क्वेश्चन में दे रखा है। डायरेक्शन फाइंड करने का मेथड मैं सिखा रहा हूँ। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हर एक चार्ज पे प्लस माइनस का साइन बैठा दीजिए। अब शुरू होते हैं डायरेक्शन। सबसे पहले हम फोकस करने जा रहे हैं जब ए ने फोर्स लगाएगा ओ पर, तो ए ने फोर्स जब लगाया होगा ओ पर, तो आप देख सकते हैं ए हमारा पॉजिटिव है और ओ पर रखा भी पॉजिटिव है। और पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इसका मतलब जो ओ है वो रिपेल होगा। अगर वो रिपेल होगा तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, उसकी डायरेक्शन ये होगी इस तरीके से। दिस इज द डायरेक्शन। ये किसकी डायरेक्शन है, फोर्स ओ पर जो ए ने लगाया है, रिपेल कर दिया है। ठीक है, इस डायरेक्शन में रिपेल हो गया ये। आई होप कि ये बात आपको समझ में जरूर आई हो। ठीक है, इसी तरीके से अब हम और भी डायरेक्शन देख लेते हैं। इसको पहले रफ कर देते हैं, क्योंकि हम 1 बाय 1 आपको डायरेक्शन ही समझा रहे हैं, क्योंकि जब तक डायरेक्शन नहीं क्लियर होगी तब तक मामला गड़बड़ रहेगा। तो ये डायगोनल रफ हो गया था, डायगोनल में फिर से रीड्रॉ किया हुआ है। अब हम देखने जा रहे हैं किसको, हम देखने जा रहे हैं बी को। बी वाले ने फोर्स जब लगाया होगा ओ पर, बी ने जब ओ पर फोर्स लगाया होगा तो देखिए ओ पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव, बी पर कैसा, नेगेटिव।
तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब O पॉइंट B की तरफ जाएगा। तो दिस इज द डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन होगी ये फोर्स O पर होगी B की वजह से। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि C ने कितना फोर्स लगाया, किस डायरेक्शन लगाया, तो C पर देखिए पॉजिटिव, O पर देखिए पॉजिटिव। अगर C फोर्स लगाएगा तो ऐसे फोर्स लगाएगा, तो ये डायरेक्शन जो आपको दिखाई दे रही है ये डायरेक्शन हो गई जो C ने O पे लगाया। सेम इसी तरीके से अगर हम ये देखें तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव मूव करेगा नेगेटिव की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास चारों डायरेक्शन निकल के आ चुकी हैं। अब मैं इसको परमानेंट जो है ड्रॉ कर रहा हूँ। परमानेंट ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये डायरेक्शन आपको इधर दिख रही है, ये हो गई F, O पर A ने लगाया। ठीक, इधर हो गई F फोर्स, O पर B ने लगाया। डायरेक्शन, डायरेक्शन पे विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम इधर देखें तो ये क्या हो गया, A हो गया, B हो गया। अब आते हैं C पर, तो C ने जब लगाया होगा तो इसी तरफ, सेम इसी तरफ ये डायरेक्शन हो गई F O पर जो C ने लगाया है। और अगर इधर हम देखें तो D वाले ने क्या किया होगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया होगा। इस तरीके से ये फोर्स O पर D ने लगाया। ठीक, यहाँ तक की बात शायद समझ में आई होगी कि C ने O को क्या किया, C की डायरेक्शन थोड़ी सी गलत हो गई है। देखिए भाई C की डायरेक्शन थोड़ी सी गलत हो गई, क्योंकि C भी पॉजिटिव है। ध्यान देंगे, डायरेक्शन C की डायरेक्शन थोड़ी सी गलत हुई, उसको हम सही कर लेते हैं। जो डायरेक्शन होगी वो इधर होगी। ठीक है, क्योंकि रिपेल करेगा ना, तो ये डायरेक्शन होगी फोर्स O और C की। अब आपको चारों डायरेक्शन एकदम क्लियर दिख रही हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये एक डायरेक्शन ये हो गई, एक डायरेक्शन ये हो गई, एक डायरेक्शन ये हो गई और एक डायरेक्शन ये हो गई। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के आधार पर आपने डायरेक्शंस डिसाइड कर ली। आप केवल एक डायगोनल को आप देख लीजिए, सिर्फ एक डायगोनल। अगर हम डायगोनल AC के बारे में बात करें, सिर्फ AC डायगोनल ये वाला, तो देखिए ये वाला फोर्स और ये वाला, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि एक नया फोर्स F डैश होगा जिसकी वैल्यू FOC में से, अगर हम FOC में से FOA माइनस कर दें, FOA यहाँ पर A और लिख लीजिए। ठीक है, तो अगर हम FOC में से FOA माइनस कर देंगे तो एक नया फोर्स मिल जाएगा। और ये किस डायगोनल में है, फॉर डायगोनल AC के लिए। AC डायगोनल पे दो फोर्स हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसी तरीके से अगर हम F डबल डैश फाइंड करें तो F डबल डैश क्या होगा, अगर हम FOB में से FOD माइनस करें, क्योंकि ये भी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। और ये किसके लिए है, ये है फॉर डायगोनल BD। ये BD डायगोनल पे जो दो अपोजिट फोर्स हैं उनको हमने क्या किया, माइनस कर दिया। ठीक, जब माइनस कर लिया तो अब आपके पास सीन कुछ इस तरीके का है कि एक डायगोनल जो आपको दिखाई दे रहा है, पहले मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं और अब फिर आगे बढ़ेंगे। एक जो डायगोनल आपको दिख रहा है ये वाला डायगोनल, ठीक, और एक जो डायगोनल आपको दिख रहा है ये वाला डायगोनल। हमने इस डायगोनल का क्या नाम दिया था, ये डायगोनल था AC और ये जो डायगोनल था वो था BD। तो AC डायगोनल पर देखिए, फॉर डायगोनल AC, तो AC डायगोनल पर जो फोर्स है वो है F डैश। तो मान लेते हैं कि ये है F डैश, कहीं भी बना सकते हैं, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हम BD डायगोनल पे देखें तो BD डायगोनल पे फोर्स है F डबल डैश। ठीक, अब ये दोनों डायगोनल के बीच का एंगल है 90 डिग्री। और आप रिजल्टेंट अगर निकालें तो आपको फार्मूला पता है क्या होता है, अंडर रूट पहला वेक्टर यानी कि F डैश स्क्वायर प्लस दूसरा वेक्टर यानी कि F डबल डैश स्क्वायर प्लस 2 F डैश F डबल डैश कॉस
90, क्योंकि एंगल 90 डिग्री होता है डायगोनल्स के बीच में। और फाइनली अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो f है वो आ जाता है अंडर रूट f डैश स्क्वायर प्लस f डबल डैश स्क्वायर। अब आपको केवल वैल्यूज रख के और सॉल्व कर लेना है और आपको आंसर मिल जाएगा। क्योंकि देखिए FOA और FOC की वैल्यू हमने लिख रखी है, ये वैल्यू जो आपको दिख रही है, ठीक है, ये वैल्यू किसकी है, FOA और FOC दोनों की वैल्यू ये है, ठीक। इसी तरीके से FOB और FOD इन दोनों की वैल्यूज आपको ये दिखाई दे रही है। आप यहाँ पर FOC की वैल्यू रखिए, यहाँ पर FOA की वैल्यू रखिए, माइनस कर दीजिए, F डैश आ जाएगा। यहाँ पर FOB की वैल्यू रखिए, यहाँ FOD की वैल्यू रखिए, माइनस करिए, F डबल डैश आ जाएगा। और F डैश और F डबल डैश दोनों की वैल्यूज उठा के यहाँ रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी से, बहुत समराइज तरीके से हम समझेंगे फिर से एक बार, ठीक है ना, ताकि जब तक हमारे माइंड में बिल्कुल सेट ना हो जाए कि हाँ भाई कॉन्सेप्ट है क्या, कॉन्सेप्ट हमें सीखना है, लॉजिक सीखना है कि आखिर इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो हम इसको कैसे करेंगे, तो लॉजिकली अगर हम इसको देखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले फिर से रिस्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को मैं तीसरी बार आपको समझा रहा हूँ इसी एक वीडियो में, ये और सिर्फ इस उम्मीद से कि हर एक पॉइंट छोटे से छोटा आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले क्वेश्चन आपने पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपने डायग्राम बनाया, ठीक है। आप पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, आप सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बताएंगे यहाँ पर, ठीक। आपने यहाँ पर चार्जेस जो भी थे आपने ए पर रख दिया था Q1, आपने बी पर जो पॉइंट था वहां पे रख दिया था Q2, आपने सी पर रख दिया था Q3 और आपने डी पर रख दिया था Q4। इस तरीके से आपके 4 चार्जेस थे और आपने इन चारों चार्जेस को 1 बाय 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रख दिया था। फिर आपने ड्रॉ किया था डायगोनल। डायगोनल क्यों ड्रॉ किया था, क्योंकि हमें सेंटर पर इस डायगोन ये जो स्क्वायर है इसके सेंटर पर एक चार्ज और रखना था, तो हमने इसके सेंटर पर, सेंटर को O मान करके इस पे जो चार्ज था वो रख दिया। हमारा मेन टारगेट था कौन सा चार्ज, हमारा मेन टारगेट था ये वाला चार्ज, 2 माइक्रोकूलम वाला चार्ज ही हमारा मेन टारगेट चार्ज था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले देखा कि ए ने फोर्स लगाया, फिर बी ने फोर्स लगाया, फिर सी ने फोर्स लगाया और फिर डी ने फोर्स लगाया। यानी कि किस किस ने फोर्स लगाया उन सबकी वैल्यूज को हमने फाइंड कर दिया। फार्मूला हमने यूज किया फोर्स का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मैं एक आपके सामने फिर से सॉल्व करके दिखाता हूं। जैसे कि फोर्स O पर अगर A ने लगाया तो हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे और Q1 की जगह QO लिख देंगे। देखिए O और A है तो QO यानी कि O वाला चार्ज इनटू QA यानी कि A वाला चार्ज अपॉन R यानी कि O से A तक की डिस्टेंस और स्क्वायर तो स्क्वायर, ठीक है। सबकी वैल्यू देख लीजिए, O पे कितना चार्ज रखा हुआ है, O पे रखा हुआ है 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। इस तरीके से मतलब हर एक पे कितना, अब वैल्यूज लिखना सिखा रहे हैं आप लोगों को किस तरीके से वैल्यूज लिखते हैं। QA पे कितना चार्ज रखा हुआ है, QA पे चार्ज रखा हुआ है Q1 और जिसकी वैल्यू है 2 × 10⁻⁶। अगर हम ROA की बात करें तो आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज करी और इसकी वैल्यू आ गई 5√2 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरीके से अगर 4 चार्जेस हैं और उन सभी ने फोर्स लगाया तो 1 बाय 1 आप सारे फोर्सेस को फाइंड कर सकते हैं। जब आपने सारे फोर्स फाइंड कर लिए उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है डायरेक्शंस का। क्योंकि फोर्स वेक्टर है तो वेक्टर के लिए हमें चाहिए डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का रूल क्या कहता है, डायरेक्शन का रूल ये कहता है कि सबसे पहले डायरेक्शन जो चार्जेस हैं उन पे प्लस माइनस साइन लगा लीजिए। तो क्वेश्चन के हिसाब से Q1 जो है वो पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, Q3 पॉजिटिव है और Q4 नेगेटिव है।
हमने सभी पे प्लस माइनस साइन बैठा लिया, ये हमारा पॉजिटिव है। अब डायरेक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले जब Q1 देखिएगा ध्यान से, जब Q1 फोर्स लगाएगा यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव है तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको हमने नीचे की तरफ इस तरीके से लिख दिया, दैट इज द डायरेक्शन O पर A की वजह से, ये पहली डायरेक्शन हो गई। इसी तरीके से अगर हम जो है देखें कि भैया बी ने कितना लगा होगा, तो बी पर देखिए नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये अट्रैक्ट करेगा तो किधर जाएगा, बी की तरफ जाएगा, क्योंकि बी तो अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसकी डायरेक्शन को किस तरीके से लिखा जाएगा, इसकी डायरेक्शन को ऐसे लिखा जाएगा कि ओ को खींचा किसने, बी ने खींचा, अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट डायरेक्शन पे डिस्कस करें, नेक्स्ट डायरेक्शन हमारी क्या है, अगर ओ देखिए ये सी पर आते हैं, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करे, रिपेल करेगा। किसने रिपेल किया, सी ने। तो अगर सी ने धक्का दिया, सी ने धक्का दिया ओ को, तो किधर जाएगा, ऊपर की तरफ, ए की तरफ। तो हम इसकी डायरेक्शन को ऐसे लिखेंगे, ये डायरेक्शन हो गई फोर्स ओ पर, सी ने धक्का दे दिया। और अब आते हैं हम डी पर। तो अगर हम डी को देखें तो डी क्या है, नेगेटिव, ओ क्या है, पॉजिटिव। तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और जब ये अट्रैक्ट करेगा तो किधर, ये ओ किधर अट्रैक्ट होकर जाएगा, डी की तरफ, क्योंकि डी तो अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन हम इस तरीके से दिखाएंगे, एफ ओ बी की वजह से। तो हमारे पास चारों फोर्स आ चुके हैं, चारों फोर्सेस की डायरेक्शन आ चुकी है। और अब हम वन बाय वन सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक डायगोनल पे फोकस करते हैं। हमने ये डायगोनल लिया, ये वाला। इस डायगोनल को हमने जब देखा तो इस डायगोनल पे ये फोर्स और ये फोर्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक। हमने अगर ये वाला डायगोनल देखा तो इस डायगोनल में भी जो दो फोर्स हैं, कौन सा, एक ये वाला फोर्स और एक ये वाला फोर्स, ये दोनों अपोजिट हैं। तो दो अपोजिट वेक्टर्स हमेशा क्या होते हैं, माइनस हो जाते हैं। इसका मतलब हमें क्या करना है कि एक डायगोनल पे एफ डैश मान लिया और माइनस कर दिया किसको, एफ ओ सी माइनस एफ ओ ए को, क्योंकि अपोजिट थे। दूसरे डायगोनल को मान लिया एफ डबल डैश और वहां पे एफ ओ बी में से माइनस कर दिया एफ ओ डी को। तो अब हमारे पास एक इस जो पहला डायगोनल है उस पे क्या बचा, एफ डैश, और जो दूसरा डायगोनल है उस पे क्या बचा, एफ डबल डैश। हमारा डायग्राम और ज्यादा शॉर्ट हो गया। अब डायग्राम हमारे पास सिर्फ इतना ही बचा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो एक डायगोनल पे फोर्स है वो है एफ डैश, दूसरे डायगोनल पे फोर्स बचा है एफ डबल डैश। इनके बीच का एंगल 90 डिग्री। आप बड़े आराम से फाइनल आंसर निकालते हैं, जो कि आ जाता है एफ डैश स्क्वायर प्लस एफ डबल डैश स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप एंड आई बिलीव कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल दिमाग में सेट हो गया होगा। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन कहीं पर भी आप देखते हैं, बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन जो हमने आपको समझाया, उस क्वेश्चन का आंसर जीरो सभी ने निकाल लिया होगा, जहां तक मुझे पूरी उम्मीद है उसका आंसर जीरो आ रहा था, ठीक। अब बिल्कुल उसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन हमारे सामने है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बहुत अच्छे से। चलिए देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे वहां पर आपके पास 4 चार्जेस थे, अगर आपको याद हो, ठीक है ना। जो हमने आपको एक स्क्वायर दिया था तो उसमें टोटल 4 चार्जेस थे। उसी तरीके से अगर हम आज का ये क्वेश्चन पढ़ें तो इसमें कह रहा है 3 आइडेंटिकल चार्जेस। आइडेंटिकल का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसे। एक जैसे का मतलब उनका नेचर भी एक है। नेचर मतलब या तो पॉजिटिव है तो सारे पॉजिटिव हैं, नेगेटिव है तो सारे नेगेटिव हैं, ठीक। इसके अलावा अगर वो चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर मान लेते हैं 1 है तो फिर सभी चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। अगर मैग्नीट्यूड 2 है तो सभी का मैग्नीट्यूड 2 होगा। तो आइडेंटिकल वर्ड का मतलब है कि नेचर वाइज और मैग्नीट्यूड वाइज सेम। तो 3 चार्ज हैं और ईच प्लस क्यू, यानी कि सभी पॉजिटिव हैं, स्मॉल क्यू हैं और प्लेस किए गए हैं
कॉर्नर्स पर कहाँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड डी है, डी सेंटीमीटर में दे रखा है। तो हम सबसे पहले हमने जितना पढ़ा है उस पे बेस्ड हम डायग्राम प्लॉट करेंगे। ये देखिए, मान लेते हैं ये एक साइड है, ये हमारे पास इस ट्रायंगल की दूसरी साइड है, और ये हमारे पास इस ट्रायंगल की तीसरी साइड है। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब तीनों साइड आपस में इक्वल। तो अगर तीनों साइड आपस में इक्वल है तो ये साइड डी है, ये साइड भी डी है और ये साइड भी डी है, और इस पे जो चार्जेस हैं वो भी इक्वल हैं। तो यहाँ पर चार्ज मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास ट्रायंगल है इसका नाम ए बी सी रख देते हैं। तो इस तरीके से ए बी सी ट्रायंगल का नाम हो गया। और यहाँ पर भी +2 चार्ज है, यहाँ पर भी +2 चार्ज है और यहाँ पर भी +2 चार्ज है। तो इतनी लाइन हमने पढ़ी, और जितनी लाइन पढ़ी उसका हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया। यहाँ तक सभी लोगों को समझ में जरूर आ गया होगा। अब आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। जो पढ़ चुके हैं उसको हम रख कर देते हैं, और आगे इसके आगे जो कह रहा है उस पर हम शुरू करते हैं। इसका आगे कह रहा है कैलकुलेट द फोर्स, यानी कि फोर्स फाइंड करना है। कहाँ फोर्स फाइंड करना है? एक चार्ज है +4Q का। तो जो +4Q चार्ज है ये कहाँ है? सेंट्रॉइड पे रखा गया है, ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे। तो अब बात ऐसी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि सेंट्रॉइड होता क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सेंट्रॉइड के बारे में। देखिए, सेंट्रॉइड क्या चीज होती है कि अगर हम क्या करते हैं, किसी भी वर्टेक्स से, जैसे ये वर्टेक्स है हमारा ए, यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब जो किसी साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। तो ये ए वर्टेक्स से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया। इसी तरीके से बी से भी हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं, और इसी तरीके से हम सी से भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं। तो तीनों साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाता है। ये वो पॉइंट है जहां पर तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है, इसी पॉइंट को हम बोलते हैं कैपिटल जी, और कैपिटल जी इज नथिंग बट सेंट्रॉइड। तो ये जो कैपिटल जी है यही आपका क्या है? सेंट्रॉइड है। ठीक, पहली बात। सेंट्रॉइड क्या होता है ये आपको हमने समझाया कि तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले जो होते हैं वो होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं वो एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर देते हैं वो बन जाता है सेंट्रॉइड। ठीक है। इसकी दूसरी खास बात क्या है? दूसरी खास बात ये होती है, जो आपको पता होनी चाहिए, कि अगर हम इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम यहाँ पर कुछ नाम दे देते हैं एम। ठीक है, ये मान लेते हैं पॉइंट है हमारा एम। ये जो आपको दिख रहा था ये तो साइड डी थी, ठीक है ना, डी साइड इक्वल है। तो अगर हम आपसे ये कहें कि ये बताइए ए से लेकर के और जी तक की डिस्टेंस कितनी है, या ए से लेकर के ये जी तक की लेंथ कितनी है, तो ये जो लेंथ होती है ये 2/3 होती है किसकी? टोटल लेंथ जो है ए एम। तो टोटल लेंथ जो आपको दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो आपको टोटल लेंथ दिख रही है ए से लेकर के और एन तक की, ये जो टोटल लेंथ है, इस टोटल लेंथ का 2/3 यानी कि 2/3 डिस्टेंस होती है ए से जी तक की। और यही खास बात है सेंट्रॉइड की। तो सेंट्रॉइड की दो चीजें हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो पहली बात क्या पता होनी चाहिए कि सेंट्रॉइड एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं। पहली चीज कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से इस वर्टेक्स से हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये इसी तरीके से ए से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया,
इसी तरीके से सी से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया और ये तीनों ही बाइसेक्टर इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं जी। जी का मतलब है सेंट्रॉइड। तो पहली बात ये क्लियर हो गई। दूसरी बात जो हमें पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि अगर हम ऊपर से देखें, यानी कि ए से और जी तक की डिस्टेंस देखें, तो ए से लेकर के जी तक की जो डिस्टेंस होती है वो 2/3 होती है। और अगर नीचे से डिस्टेंस देखें, मान लेते हैं एम पॉइंट से और जी तक की डिस्टेंस देखें, तो वो होती है 1/3, यानी कि ऊपर से 2/3 और नीचे से 1/3। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर हम जी एम निकालें, जी एम का मतलब नीचे से अगर हम डिस्टेंस निकालें, तो ये 1/3 हो जाएगी टोटल डिस्टेंस ए एम की। तो ये थी इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक जानकारी, जिसके बगैर आप इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते। अब अगर हम आपसे कहें कि भाई आप टोटल डिस्टेंस, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो ए एम है ये है टोटल डिस्टेंस, तो ए एम कैसे फाइंड करेंगे? तो ए एम को फाइंड करने के लिए देखिए, हम इस ट्राइंगल को उठा के बाहर बना लेते हैं। ध्यान से देखेंगे, ये वाला जो ट्राइंगल है इसको हमने उठा के बाहर बना दिया। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है वो डी है। ऊपर वाले डायग्राम से कंपेयर करते जाएंगे। ये डिस्टेंस क्या है? डी। ये डिस्टेंस क्या है? डी बाई 2, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है एम। ये एंगल 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल रहे हैं हम। इसका मतलब आप पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज करें तो हम लिख सकते हैं बड़े आराम से कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यानी कि ए बी का जो स्क्वायर होता है, दैट इज इक्वल ए एम स्क्वायर, यानी कि ए एम का स्क्वायर कर दिया जाए और प्लस बी एम का स्क्वायर कर दिया जाए, तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, ए से और बी तक की जो डिस्टेंस है वो डी दे रखी है, तो ये हो गया डी स्क्वायर। ए से एम तक की, ए से और एम तक की डिस्टेंस हमें पता नहीं है, लेकिन बी से एम तक की डिस्टेंस हमें पता है, वो है डी बाई 2, तो होल स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से हम ए एम की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ए एम की वैल्यू आ चुकी है अंडर रूट में डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4, यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम अंडर रूट 3/2 इंटू डी। तो ए एम की वैल्यू हमने आपको फाइंड करके दिखाई, और यहाँ तक की बात सभी को बहुत अच्छे से समझ में जरूर आ गई होगी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की पोजीशन कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, और हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में वो जो सेंट्रॉइड है उसकी डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इतनी सारी चीजों पर हमने आपको चर्चा की, और मुझे उम्मीद है कि ये सबको बहुत अच्छे से समझ में आया ही होगा। ठीक, तो अब हम कुछ चीज रफ कर देते हैं, जो चीज हम समझ चुके हैं उसको हम रफ कर देते हैं और आगे की कार्रवाई स्टार्ट करेंगे, ताकि हम समझ पाए कि क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जो चीज हमारी होती जा रही है उसको हमने रफ कर दिया, और अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो ए एम की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, तो ये हो गया आपके पास 2/3 इंटू ए एम, और ए एम आया था अंडर रूट 3/2 इंटू डी। अभी हमने सॉल्व करके दिखाया, तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर आप देखें तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया डी अपॉन अंडर रूट 3, दैट इज ए जी। तो जितनी डिस्टेंस ए से जी तक की है, डायग्राम में देखिए, जितनी डिस्टेंस आपकी ए से और जी तक की है उतनी ही डिस्टेंस बी से जी तक की होगी, और उतनी ही डिस्टेंस सी से जी तक की होगी, और ये सारी डिस्टेंसेस कितनी होंगी? डी बाई रूट 3। यहाँ तक की बात सबको क्लियर, बहुत अच्छे समझ में जरूर आई होगी। ठीक है, एक एक लाइन और एक एक स्टेप हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब समय आ गया है कि हम इस लायक हो गए हैं कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। इससे पहले तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकते थे, लेकिन हाँ, अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर जो चीज अभी तक हमें आ चुकी है
वो क्या आ चुकी है कि ए से जी तक की डिस्टेंस, बी से जी तक की डिस्टेंस, या फिर सी जी से जी तक की डिस्टेंस, ये है d/√3। ठीक, चलिए अब हमें जो फाइंड करना है क्वेश्चन में, वहां पर चलते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक चार्ज है 4q, तो ये यहाँ पर 4q चार्ज रखा हुआ है सेंट्रोइड पर, और इस 4q पर हमें क्या लगाना है, फोर्स। तो अब फिर से वही बात, कौन कौन फोर्स लगाएगा, तो देखिए ए इस पर फोर्स लगाएगा जी पर, सबसे पहले ए फोर्स लगाएगा। बी पॉइंट पर जो चार्ज रखा है वो भी जी पर फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से सी पर जो है वो भी जी पर फोर्स लगाएगा। तो इस तरीके से टोटल जी पॉइंट पे जो चार्ज रखा है उस पे 3 फोर्स लगेंगे। तो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम फोर्स फाइंड करने जा रहे हैं जी पर जो लगाने वाला है ए। फार्मूला आपको याद होगा 1/4πε0। अब आपको सिर्फ जी और ए पॉइंट को ही देखना है, क्योंकि हम जी और ए के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जी पर कितना चार्ज है 4q, ए पे कितना चार्ज है q, और जी से ए तक की डिस्टेंस है d/√3, जो अभी हमने कैलकुलेट करके आपको दिखा दी। तो ये है d/√3, इसका स्क्वायर कर दिया गया। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से आप लोगों के पास अगर देखा जाए तो हम अगर जी पर बी की वजह से फोर्स देखें, अब हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पे करना है, जी और बी पर। तो बी कहाँ पर है, ये देखिए बी, और जी कहाँ पर है, ये। तो सिर्फ बी और जी पॉइंट को ही देखेंगे, और हम फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं 1/4πε0। जी पर कितना चार्ज 4q, बी पर कितना चार्ज q, और बी से जी तक की डिस्टेंस, बी से जी तक की डिस्टेंस फिर से वही d/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। ठीक, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से अगर हम फोर्स जी पर देखें सी की वजह से, तो अब हमें किस पे फोकस करना होगा, सी पॉइंट और जी पॉइंट पर। ध्यान से देखें, सिर्फ सिर्फ सी पॉइंट और जी पॉइंट को ही देखेंगे अब। तो चलिए फार्मूला रखते हैं 1/4πε0। जी पॉइंट पे कितना चार्ज 4q, सी पॉइंट पे कितना चार्ज q, और जी से सी तक की डिस्टेंस, देखिए जी से सी तक की डिस्टेंस फिर से वही d/√3 होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने ये देख लिया कि ए ने कितना फोर्स लगाया जी पर, बी ने जी पर कितना फोर्स लगाया, और सी ने जी पर कितना फोर्स लगाया। तीनों फोर्स जो हमारे पास आए हैं वो तीनों ही आप देख सकते हैं यहाँ पर, तीनों ही फोर्स आपस में इक्वल हैं। जितना ये है उतना ही ये है, उतना ही ये है। तीनों इक्वल फोर्स हैं। 1/4πε0 सभी में है, 4q सभी में है, q सभी में है, और d/√3 सभी में है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये जो फोर्स है, यही फोर्स इक्वल हो गया जी बी के, और यही फोर्स इक्वल हो गया जी सी के। तीनों फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज क्या हो गए, इक्वल। तो यहाँ तक की बात आप सभी के एकदम दिमाग में एकदम सेट हो जानी चाहिए कि यहाँ किस तरीके से हमने फोर्स निकाले, और ये देख लिया कि जो फोर्स लग रहे हैं वो मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। अब अगर फोर्स सेम है मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक, तो अब हमें टोटल करने के लिए क्या करना है, क्या तीनों को ऐड करते हैं, तीनों को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि हमने बता रखा है कि फोर्स वेक्टर है। जब वेक्टर होते हैं तो हमें देखनी होती है डायरेक्शन। क्या देखनी होती है, डायरेक्शन। तो चलिए अब डायरेक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर वाले फोर्स की डायरेक्शन, फर्स्ट नंबर वाला फोर्स कौन सा था, ए फोर्स लगा रहा था किस पर, जी पर। तो जब ए जी पर फोर्स लगाएगा तो आप ध्यान से देखेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। मैं इसको अलग कलर से दिखाने की कोशिश करता हूँ, ब्लू कलर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। जब ए ने फोर्स लगाया होगा जी पर, क्योंकि जी भी पॉजिटिव है और ए भी पॉजिटिव है, तो जब ए ने फोर्स लगाया होगा जी पर,
देखिए कैसे ऐसे फोर्स लगाया होगा। सो दिस इज द डायरेक्शन। ये जो आपको डायरेक्शन दिख रही है, ये डायरेक्शन है जब ए ने फोर्स लगाया जी पर, ठीक, यानी कि नीचे की तरफ। जब बी ने फोर्स लगाया होगा, आप देख सकते हैं जब बी फोर्स लगाएगा तो बी और जी पर कैसे फोर्स लगाएगा, वो इस तरीके से फोर्स लगाएगा। ये देखिए ये डायरेक्शन हो गई। और जब सी ने फोर्स लगाया होगा तो वो किस तरीके से लगाएगा, इस तरीके से लगाएगा। ये डायरेक्शन हो गई, ठीक। तो जो भी हमने आपको डायरेक्शन दिखाई, इन डायरेक्शंस को हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अलग से दिखाएंगे आपको, ताकि डायग्राम एकदम आपको क्लियर हो जाए। पहला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो आपको दिख रहा है वो ये है, देखते रहेंगे ध्यान से। दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो आपको दिख रहा है वो ये है। तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो आपको दिख रहा है वो ये है। ये 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं। और अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ये पहली डायरेक्शन आपको यहाँ पे दिख रही है, ये डायरेक्शन है फोर्स जी पर जो ए लगा रहा है। यहाँ पर जो ये डायरेक्शन दिख रही है ये फोर्स जी पर है जो बी अप्लाई कर रहा है। और ये जो डायरेक्शन दिख रही है फोर्स जी पर जो कि सी अप्लाई कर रहा है। मैंने डायरेक्शन को बाहर बना दिया ताकि आपको चीज अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना, किसी प्रकार कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। डायरेक्शन निकालने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास सीधा सा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप जो है वेक्टर का फार्मूला लगा लें। कौन सा फार्मूला, वेक्टर का फार्मूला। वेक्टर का फार्मूला हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखो, जो हम ये ट्रायंगल अलग से एक बार और आपको दिखाएं ताकि आप एंगल का समझ सकें किस तरीके से हमने एंगल्स का मेजरमेंट किया है। एंगल्स का मेजरमेंट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। हम केवल एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और उससे रिलेटेड एंगल को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए भाई, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, इसमें कोई भी शक नहीं होगा। अच्छा, एक बात आप सब जानते हैं कि अगर तीनों साइड इक्वल हो, क्योंकि ये साइड डी है, ये साइड डी है और ये साइड भी डी है, क्योंकि तीनों साइड अगर डी होती हैं तो जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये एंगल 60 डिग्री होगा तो इसका आधा ये रह गया होगा 30। समझेंगे बात को, अगर ये एंगल 30 है और ये 90 है तो ये कितना बचा, क्योंकि टोटल होता है 180। तो ये वाला एंगल आपका 180 में से हम पहले -90 कर दें और फिर -30 कर दें, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा। अगर 180 में से 90 गया तो 90 बचा, 90 में से फिर 30 चला गया तो बचा 60 डिग्री, ठीक। तो ये एंगल हमारा कितना आया, 60 डिग्री। क्या ये बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हम ले लें, यहाँ पर देखिए ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक, ध्यान से समझेंगे, एंगल्स की गणित है यहाँ पर, नहीं तो आधे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये एंगल जो आपको दिख रहा है ये एंगल भी 90 डिग्री है, ठीक। और ये जो एंगल है ये भी आपका 60 डिग्री है और ये एंगल भी हमारा 90 डिग्री है, ठीक। यानी कि जो जितने भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं वो सारे के सारे 90 डिग्री पर होंगे और जितने भी ट्राइंगल्स के साइड वाले जो एंगल्स हैं वो सारे 60-60 के होंगे और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होंगे वो 30-30 के होंगे। तो ये वाला जो एंगल है ये एंगल भी आपका 30 डिग्री पर होगा। अब ये 30 60 टोटल 180 होने के लिए 180 -60 अगर हम करते तो 120 बचा, इसका मतलब ये एंगल हो गया 120। तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, 120 डिग्री। ये बात हमने आपको यहाँ पर समझाई है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे रफ में तो ये चीज आप भी बड़े आराम से कर सकते हैं। तो अब देखिए भाई, ये जो आपको एंगल दिख रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के बीच का, ये वाला जो एंगल है ये एंगल हमारा आ चुका है 120 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल 120 डिग्री है। कोई भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के बीच का जो भी एंगल है
वो 120 डिग्री का एंगल है। रिजल्टेंट का फार्मूला हम अप्लाई करें, ठीक। रिजल्टेंट के फार्मूले से हम ये बड़े आराम से पता लगा सकते हैं, ये एंगल भी कितना हो जाएगा 120, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक। तो इन दोनों का यानी कि एफ जी बी और एफ जी सी, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा बीच में। तो हम फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं, मान लेते हैं एफ डैश, जो ये फोर्स है ये है एफ डैश, तो एफ डैश इक्वल आ जाएगा अंडर रूट, इसको थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं x और इसको भी मान रहे हैं x, क्योंकि मैग्नीट्यूड में दोनों ही फोर्स इक्वल हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab और ये हो गया cos 120 डिग्री, cos 120 की वैल्यू होती है -1, तो इस तरीके से ये आ गया x। तो एफ डैश की वैल्यू हो गई x, तो आप देख सकते हैं जो एफ डैश है ये हो गया x। अब एफ डैश और एफ जी ए ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और एफ जी ए भी x है, तो फाइनल अगर f देखा जाए तो वो कितना हो जाएगा एफ डैश माइनस एफ जी ए, क्योंकि दो वेक्टर दोनों एक दूसरे के अपोजिट, एफ डैश भी आपका x है और एफ जी ए भी x है, तो x माइनस एक्स 0, तो इसका भी फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। तो इस तरीके से हम बेसिक इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को बड़े ही आराम से कर सकते हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि कैसे हमने फोर्स निकाला, कैसे हमने डायरेक्शन निकाली और फोर्स और डायरेक्शन को कैसे हमने रिजल्टेंट के फॉर्मूले में यूज कर लिया, ठीक है ना। तो पूरा क्वेश्चन हमने अभी आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया। अब इसी क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्ट में हम समझाएंगे, बहुत ही शॉर्ट में इस क्वेश्चन को हम समझेंगे, ताकि थोड़ा बहुत अगर डाउट किसी के मन में रह गया है तो वो भी खत्म हो जाए। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इस तरीके से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसमें हमने ड्रॉ कर ली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो गया, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो गया और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो गया। हमने सभी की नेमिंग कर दी, फटाफट जल्दी से इसकी नेमिंग कर दी ए, इसकी बी और ये सी, और बीच में सेंट्रोइड जी, यहाँ पर चार्ज क्यू, यहाँ पर चार्ज क्यू, यहाँ पर चार्ज क्यू और यहाँ पे चार्ज 4q। हमने सबसे पहले फार्मूला अप्लाई किया फोर्स का, कौन सा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और हमने फोर्स फाइंड किया। A ने जितना फोर्स लगाया G पर, B ने जितना फोर्स लगाया G पर और C ने जितना फोर्स लगाया G पर, तीनों का ही हमने क्या निकाला फोर्स। और जब हमने तीनों का फोर्स निकाला तो वो फोर्स आ गया जी पर लगाया ए ने जितना फोर्स, उतना ही फोर्स जी पर लगाया बी ने और उतना ही फोर्स जी पर लगाया सी ने, और कितना लगाया वो लगाया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4q इंटू क्यू अपॉन डी बाई √3 होल स्क्वायर, ये फोर्स लगाया, ठीक है। हमने इसको x मान लिया, क्योंकि तीनों इक्वल हैं तो हमने x मान लिया। तो सबसे पहला स्टेप किसने फोर्स लगाया और कितना फोर्स लगाया ये फाइंड कर लिया। नेक्स्ट स्टेप कि अब किसने किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो डायरेक्शन के लिए हम चलते हैं फिर से। ए ने फोर्स लगाया, देखिए ये रही इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड नीचे की तरफ, बी ने जब फोर्स लगाया तो इस तरीके से लगाया और सी ने जब फोर्स लगाया तो इस तरीके से लगाया। तो ये हमारे पास जो है फोर्स हो गया जी पर लगाने वाला है बी, और ये हो गया फोर्स जी पर लगाने वाला है ए, और ये हो गया फोर्स जी पर लगाने वाला सी, ठीक है ना। इसके बाद हमने तुरंत देखा एंगल, तो इन दोनों के बीच में ये जो एंगल आपको दिख रहा है ये हो गया 120 डिग्री, 120 डिग्री का। तो हमने रिजल्टेंट निकाला सबसे पहले एफ डैश, तो ये हो गया अंडर रूट, हम इसको मान रहे हैं x और इसको भी हमने मान लिया x, क्योंकि x है ही मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो ये हो गया x² प्लस x²
प्लस 2xx cos 120 डिग्री। और जब हमने इसको सॉल्व किया तो f डैश भी x आ गया। और अब हम देख सकते हैं f डैश कहाँ पर आएगा, इन दोनों के ठीक बीच में, यानी कि यहाँ पर आएगा f डैश। तो हमारा जो बचा हुआ डायग्राम है वो डायग्राम ये रहा। इधर हमको ऊपर जो दिखेगा वो दिखेगा f डैश और नीचे जो दिखेगा वो दिखेगा एफ जी ए। और अब फाइनल हमारे पास जो f आएगा वो आ जाएगा f डैश माइनस एफ जी ए। दोनों ही x हैं तो x माइनस एक्स 0, ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से पहले आपको निकालना होता है कितना फोर्स, किसने फोर्स लगाया, कितना लगाया, फिर आपको निकालना होता है किस डायरेक्शन में लगाया, और फिर आपको रिजल्टेंट निकाल लेना है। और इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप एंड आई बिलीव कि ये क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आ गया हो। ठीक है।